नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। ओबीसी की सूची में पिछड़ी जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को मिलना अब लगभग तय सा हो गया है। इससे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव समीकरण ही नहीं बल्कि सवर्ण दलित मुस्लिम समीकरण की सियासत भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए कि ओबीसी की नई सूची बनने और आरक्षण का लाभ पाने वाली पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ने से सियासी घमासान होगा। यूपी में मंडल की सियासत लंबे समय से प्रभावी रही है और आने वाले वक्त में इसके जरिए वोटों की जंग और तेज होगी। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय गोलबंदी को लेकर सियासत पहले से ही गर्म है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सियासत और गर्माने के आसार हैं और विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार पर जल्द पहल करने का दबाव भी बनाने वाला है। तो वहीं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। बता दें, प्रदेश में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में हैं और इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। तो जातीय समुदाय के वोट बैंक पुख्ता करने में लगे सियासी दल जहां इनके हितैषी बनने की कोशिश करेंगे, वहीं अपने विरोधियों पर इन जातियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर इन्हें घेरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। डॉक्टर अनूप पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। डॉक्टर डीएस मिश्रा, नेता बीएसपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे सुनील कौशिक जी आपसे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से पिछड़ी जातियों को शामिल करने का जो अधिकार है वो अब राज्यों को मिलता हुआ यहाँ पर लगभग तय हो गया है। आखिर ये है क्या, और राज्यों को अगर ये अधिकार दे दिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव आगे देखने को मिलेगा? देखो, ये तो हम 2 दशक या 3 दशक की बात करेंगे जी, तो ये देखने को मिल रहा है कि कई राज्यों से ऐसे आंदोलन हुए हैं जहाँ आरक्षण को लेकर के समावेश करने का प्रयास किया गया है। जैसे जाट आंदोलन को आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा मराठा के आंदोलन को लेकर के। तो ऐसे जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं वहाँ ये राज्य सरकारों को दिक्कत आ रही थी कि आखिर में कौन सी जातियाँ हैं जिनको ओबीसी या एससी में कैटेगराइज किया जाए जी। और ये वहाँ के राज्यों की जिम्मेदारी भी बनती थी कि जब वहाँ के बड़े आंदोलन होते थे तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था की जब बात आती थी या राजनीतिक रूप से उनको संरक्षण देने की बात आती थी तो कहीं ना कहीं ये बातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झूलती हुई दिखाई देती थी। और आज केंद्र सरकार ने, चाहे अभी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की मराठा आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई और इस बात का जिक्र हुआ दोनों कई राज्यों की सरकार से और केंद्र सरकार से, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो निश्चित तौर से बातें निकल के आई और ये होना भी चाहिए। और इस वजह से केंद्र सरकार ने 127वां संशोधन जो किया है जिसमें राज्यों को ओबीसी में कौन कौन किन किन जातियों को आना है वो राज्य निर्णय लेंगे, इसका संशोधन किया है। इसमें 342 ए और 366 का 26 पैरा में ये इस संविधान में बताया गया है कि कौन कौन सी शक्तियां, किन शक्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार इन ओबीसी एससी कैटेगरी को सम्मिलित करती थी। तो आज अब ये झगड़ा खत्म हो गया और ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, जब चुनाव आने वाला था तो अखिलेश जी की सरकार ने भी 17 एससी जातियों को, ओबीसी जातियों को एससी में लाने का प्रयास किया था, जिसको हाई कोर्ट ने पलटा जी। और फिर जब बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जून 2019 में फिर एक प्रस्ताव लेकर के आई, उसमें वही चीजें दोहराई जो अखिलेश सरकार ने दोहराई। तो उन 17 ओबीसी जातियों को एससी में लाने का प्रयास किया, जिसमें हाई कोर्ट ने भी डांटा और केंद्रीय मंत्री, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, जो वर्तमान में इस समय राज्यपाल हैं, उन्होंने संसद में इस बात को लेकर के जिक्र भी किया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है वो गलत है, संविधान के अनुकूल नहीं है, इसका अधिकार केंद्र सरकार को जाता है, प्रदेश सरकार को नहीं जाता। और फिर ठीक चुनाव से पहले, तो ये जब चुनाव आते हैं तब केवल सरकारों को ये नजर आता है कि कौन सी जाति को कहाँ रखा जाएगा। उससे पहले, अब जैसे 2017 से पहले की बात करेंगे तो अखिलेश सरकार जी ने लाया जी, या 2019 की बात करेंगे तो योगी सरकार 2017 में आ गई थी ना, इसका निर्णय 2017 में हुआ न 2018 में हुआ, जून 2019 में हुआ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था जी। फिर उसके बाद सरकारें सो गई,
न 2019 के लास्ट में याद आया, न 20 में आया, अब 21 में इसलिए याद आ रहा है कि 2022 में फिर विधानसभा का चुनाव है। तो ये राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल ऐसे इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं, और ये पहला प्रयास नहीं है कि बार बार बीजेपी ये कहती आई है, और हम लोग डिबेट में सुनते हैं कि हमारी पार्टी न जाति धर्म की कोई राजनीति नहीं करती है। लेकिन जब इस तरीके के निर्णय सरकारें लेती हैं निश्चित तौर से, तो लगता है कहीं ना कहीं राजनीति बीजेपी भी कर रही है। यह तो इनको दिखा कि वास्तव में ओबीसी न्याय समिति जो बनी, सामाजिक न्याय समिति जो बनाई, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में ये निकल के आया है, वो पटल पे आए या ना आए, या वो हम लोगों के बीच दें न दें, लेकिन निश्चित रूप से तो उसको जो अध्यक्ष हैं हाई कोर्ट के जज जो रहे हैं, तो उनसे बात की जाएगी। तो ये सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि ओबीसी की बात की जाए तो 97% कुछ ही जातियों को ओबीसी के नाम पर उसका फायदा मिला। 97% कुछ जातियों को, 3% में सारी जाति और 97% में कुछ जाति, जिसमें ओबीसी में यादव जाति का जिक्र किया गया कि यादव जाति को ओबीसी का फायदा मिला। उसमें यह जिक्र किया गया कि निश्चित ओबीसी या एससी की दोनों की बात कर ली जाए, यदि वास्तव में समानांतर सबको अधिकार देने हैं, समानांतर सबका विकास करने का प्रयास करना है, तो निश्चित तौर से जिन जातियों की जो सहभागिता है, जिस तरीके से आप सारी जातियों की बात करते हो कि एससी और ओबीसी का इतना प्रतिशत है, तो उन एससी और ओबीसी में जिन जातियों का जितना प्रभाव है, मुझे लगता है आरक्षण के भीतर आरक्षण का समावेश करना सरकारों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स थे जो आपने हमें यहाँ पर बताए हैं। साक्षी जी इसका जवाब देंगी, क्योंकि लगातार साक्षी जी ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ चुनावी दौर में ही ये जो तमाम योजनाएं हैं लागू करने की या अधिकार देने की बात जिस तरीके से हो रही है कि राज्यों को अब ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो समीकरण है वो यहाँ पर बिठाएं, और जिस तरीके से जो आरक्षण की बात निकलकर ओबीसी कैटेगरी में 39 जातियों को यहाँ पर शामिल करने की बात की जा रही है, तो सिर्फ चुनावी दौर में ही ऐसा क्यों होता है? केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है या उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी फैसला लेती है, विपक्षियों को हमेशा लगता है कि चुनाव आने पर ही ये फैसले लिए जाते हैं। हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो फिर फैसले कब लिए जाएं? दूसरी बात है, अगर यही फैसला 6 महीने पहले लिया होता तो बोल देते कि पंचायत चुनाव था, उससे पहले लिया होता तो बोल देते अभी तो कोरोना चल रहा है, इस समय क्यों राजनीति चमका रहे हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते रहेंगे। फिलहाल ये सकारात्मक एक पहल है, कदम है, और इसका सबको स्वागत करना चाहिए। इससे हर विभिन्न राज्यों को अपने हिसाब से अपने जो जनसंख्या के आधार पे ये अपना निर्णय ले सकेंगे कि किसको ओबीसी का सुविधा मिलनी चाहिए, और वो अपने हिसाब से उन्हें ओबीसी की लिस्ट में डाल सकेंगे। तो एक बहुत सकारात्मक सोच है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीतिक पहलू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। डॉक्टर अनूप पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनूप जी, आप सहमत हैं जिस तरीके से साक्षी जी ने कहा कि एक सकारात्मक पहल यहाँ पर की जा रही है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, समर्थन देंगे? और इसको जो है कार्य रूप में परिणित किया गया है। चुनावी परिदृश्य को देखते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका सवाल है वो सवाल एकदम सही है। असल में देश में इस समय जो मांग है वो जाति जनगणना की है। किसकी है? कास्ट सेंसस की। 1931 में जनगणना के बाद, जाति जनगणना के बाद अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यूपीए गवर्नमेंट में हुई थी। उसके बाद अभी जो है जो उसके डाटा थे वो एनडीए फर्स्ट को मिल गए थे, लेकिन कुछ जो भी वजह रही हो, इन्होंने जो है उन डाटा को रिवील नहीं किया है। संसद सत्र में इस जो है मानसून सत्र में ये सवाल पूछे गए गृह राज्य मंत्री से कि क्या आप जो है ओबीसी की जाति जनगणना करवाएंगे। तो अगर ये ईमानदार हैं 100%, तो ये जो नित्यानंद राय जी हैं गृह राज्य मंत्री, इन्होंने ये संसद में बयान दिया कि 2021 की जनगणना में हम एससी एसटी की तो जनगणना करवाएंगे, ओबीसी की जनगणना नहीं करवाएंगे। तो मेरा सवाल है बीजेपी प्रवक्ता से कि आपके पास डाटा अगर नहीं है तो आप किस रूप में जो है उन्हें शामिल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है या जो है पब्लिक सेक्टर के जो एलोकेशन है, नौकरियां हैं और बहुत सारे जो है जो संसाधन है, एक तरफ डाटा नहीं है, दूसरी तरफ आप आरक्षण देने की बात करते हैं, तो डाटा तो वहां से आएगा ना, कास्ट सेंसस से। तो मेरा जो है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है साहिल जी,
2015 से 2021 के बीच बहुत बड़े बड़े जो है आंदोलन हुए हैं। जैसे राजस्थान में गुर्जर आंदोलन है, गुजरात में पटेल आंदोलन है, कम्मा रेड्डी मराठा आंदोलन है। अब सवाल ये है कि 27% आरक्षण के अंतर्गत अगर ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली ये दायरा बहुत छोटा है। जिस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को, जो सवर्ण तबका है उसमें से आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% उनको आरक्षण दे दिया गया है। अगर इतना सारा समूह 27% के अंतर्गत होगा तो निश्चित रूप से नाकाफी है। अधीर रंजन चौधरी ने यही बात कही है कि आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर हो, ताकि जो ओबीसी के अंतर्गत जो जातियां शामिल हो रही हैं उनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर उनको नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा या उनके चलते दूसरा बाहर चला जाएगा तो नुकसान होगा। डाटा आप लाइए, कास्ट सेंसस करवाइए, कास्ट सेंसस से जो भी डाटा आएगा उसके हिसाब से आगे की योजनाएं बनी तो सच में सामाजिक न्याय फलीभूत होगा। जी चलिए, यानी कि अगर ठीक ढंग से इसका क्रियान्वयन होता है और तमाम जो चीजें आपने यहाँ पर गिनाई अगर वो होती हैं तो इसको एक सकारात्मक कास्ट सेंसस की बात है, उसमें मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनका क्या स्टैंड है जाति जनगणना को लेके। साक्षी जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी जो ये स्टार्टिंग हुई थी जनगणना की, वो 1881 से हुई थी। उसके बाद 1931 में जब ये हुई थी तो इसका एकमात्र जो जातीय जनगणना जो हुई थी जिस समय करवाई थी, वो अंग्रेजों ने बस एक भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए करी गई थी। उसके बाद आज तक नहीं, 2011 में हुई। मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे विपक्षी दल हैं या जो हमारे सहयोगी दल हैं जो ये मांग कर रहे हैं, वो इस आधार पे कर रहे हैं कि जो योजनाएं या नीतियां जो हम बनाएंगे उसके लिए जरूरत है हमें जातिगत जनगणना की, हमें उसके आंकड़े चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगी, आज तक कभी भी, मतलब आजादी के बाद से आज तक कभी भी जो योजनाएं हैं या नीति है वो जातिगत जनगणना के आधार पे बनी ही नहीं है। तो जो आधार पे वो मांग रहे हैं वो गलत है। बताइए आप मुझे, आज तक कभी भी हुई है यहाँ पर, कभी उसका डेटा यूज किया गया है कोई भी नीति या योजना बनाने में? मैं तो जानता हूं कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, बट मुझे लगता है कि पार्टी विद डिफरेंसेस इन मैनी आइडियाज है। सबके पास अपना अपना विचार है। आप एक बात बताइए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण 1947 से जब देश आजाद हुआ तब तो नहीं लागू हुआ। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग हमेशा चालू रही। अब क्यों लागू हुआ? कोई भी मांग होती है, शुरुआत होती है, उस पर जन समर्थन मिलता है, राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है। साक्षी जी, मैं आपको बताऊं, कास्ट सेंसस से देश टूटता नहीं है। आप ये बताइए, दलित की जब हुआ था, लेट मी कंप्लीट। अगर इस देश के अंतर्गत दलित की, आदिवासियों की गणना हो सकती है, इस देश के अंतर्गत हिंदू वर्ग की और मुसलमान की गणना हो सकती है, इस देश के अंतर्गत अनुसूचित जाति की गणना हो सकती है, तो इस देश के अंतर्गत 50% से ज्यादा ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? तथाकथित हमारे प्रधानमंत्री जो अपने को खुद बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, और जो नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने ये बयान दिया कि नहीं होगी। क्यों भाई, क्या दिक्कत है आपको? आप जो है दलितों की गणना करते हो, आदिवासियों की गणना करते हो, ओबीसी की गणना से क्या दिक्कत है? क्या उनकी जो है अगर आबादी के पता चल जाएगी तो आपको दिक्कत है? ये ओबीसी की जो उसकी आबादी है 1931 की जनगणना के हिसाब से उनकी आबादी 52% है। 52% को आप हक और अधिकार देने से आप जो है कोताही बरत रहे हो, उनके साथ अन्याय होगा। अगर इस देश में, साहिल जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं सबसे, अगर इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों की गणना होती है, अगर इस देश में अनुसूचित जनजाति की गणना होती है तो ओबीसी की गणना होनी चाहिए। आप आरक्षण देते हो, ओबीसी कैटेगरी उसमें लाते हो, उसमें एससी कैटेगरी लाते हो, उसमें सामान्य कैटेगरी लाते हो, आप जो है जब एडमिशन भरवाते हो तो ओबीसी की कैटेगरी भरवाते हो। भाई क्या दिक्कत है आपको ओबीसी की गणना करवाने से? मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, आपने कहा कि टुकड़े टुकड़े, क्या बात करते हो साहब? कैसे बात करते हो आप? जो है नहीं, आप आरक्षण जाति के आधार पे देते हो। नहीं, आरक्षण जाति के आधार पे मिलता है
जो है टिकट जो वितरण होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की, मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, सब पार्टियों के अंदर ओबीसी प्रकोष्ठ बना है, दलित प्रकोष्ठ बना है, उसके अंदर जो है मुस्लिम प्रकोष्ठ बना है। तो साहब अगर प्रकोष्ठ बना है तो जाति जनगणना की मांग अगर कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने अगर प्रस्तावना जो है पारित की है, वो जो है विधानसभा के अंतर्गत, और उत्तर प्रदेश में भी मैं योगी सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हो ना जाति जनगणना को कि ये टुकड़े टुकड़े बांटने की नीति है, सारे विपक्ष के लोग एकमुश्त होके जो है यहाँ पे जो है प्रस्ताव देंगे। और देखिए जाति जनगणना, साक्षी जी मैं आपसे जिरा करूंगा कि आपने जो ये कहा है, नहीं ये आपने कहा, ये अपने पहले शब्द वापस। ठीक है अनूप जी साक्षी जी को बोलने दीजिए। ठीक है हाँ, देखिए हमारे सहयोगी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, अगर वो मांग उठा रहे हैं, जो जिस आधार पे मांग उठा रहे हैं, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि उस आधार के लिए जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं है। आज तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो नई आवश्यकता क्यों पड़ी? बीजेपी जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती, तभी तो देखिए मैं अगर आपको देखिए 1951 की मैं बात बताती हूँ आपको। सरदार पटेल जी ने बोला था जातीय जनगणना देश का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ सकती है। ये 1951 की मांग बार बार उठती आई है, लेकिन आज तक इसकी आवश्यकता हमें योजनाएं बनाने के लिए नहीं। जी अनूप जी आप मेरी बात सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपकी बात मैंने अच्छे से सुनी है। आप मैं जो जिस आधार पे इस चीज की आवश्यकता बताई जा रही है, मैं वो बता रही हूँ। उसके लिए आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। योजनाएं कांग्रेस से बनाती आई है, भाजपा बहुत अच्छी योजनाएं बना रही है, लेकिन इसके लिए जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसका मतलब आप जाति जनगणना के विरोधी है, जाति जनगणना के हामी नहीं है। देश देख रहा है, इस देश के अंतर्गत देखिए नहीं, मेरा सवाल है आपसे, अगर इस देश के अंतर्गत दलितों की संख्या पता है, आदिवासियों की संख्या पता है, तो सामान्य वर्ग और ओबीसी की संख्या पता करने में क्या दिक्कत जाती है? सुनिए आप जो बात कर रहे हैं ना, दलित स्वाभिमान यात्रा जो निकालने की आप आवश्यकता पड़ रही है ना, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप जातिगत आधार पर ही अभी तक लोगों को भ्रमित करके उन्हें बांटते आए हैं। तो इस चीज का आरोप हम पे मत लगाइए। हम जो भी योजना बना रहे हैं वो सब समाज के लिए बना रहे हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो। हम सबके लिए सामान्य योजना बना के उनके देश की जनता के लिए बना रहे हैं। नहीं, आप ये आरोप मत लगाइए कि हम जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। ये सब राजनीति आप लोगों को मुबारक हो, और जनता इसीलिए आपको नकार चुकी है कि आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गलत। चलिए ठीक है अनूप जी साक्षी जी शांत हो जाइए अब। ठीक है, जनगणना की आवश्यकता थी तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं की? जिस वजह से आप ये मांग कर रहे हैं उसके लिए जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है अनूप जी साक्षी जी शांत हो जाइए। आवश्यकता नहीं ठीक है, बता रही हूँ। सेंसस हमने करवाई 2011 में, आप पता करिए, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के डाटा है। नहीं सुनिए, 2011 तक 70 साल तक आप योजनाएं बनाते रहे बिना उसकी जातिगत जनगणना के। उसके बाद आप चाह रहे हैं मोदी जी उसका इस्तेमाल कर, वही योजना बनाने के लिए जातिगत आंकड़े की जरूरत नहीं है हम लोगों को। प्रधानमंत्री है, अगर वो ओबीसी की जनगणना से डर रहा है और ओबीसी की जनगणना नहीं करवाना, चलिए ठीक है मिश्रा जी, ठीक है साक्षी जी अनूप जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ठीक है साक्षी जी, लौटूंगा अभी आपके पास। ठीक है, डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीएसपी के नेता हैं। मिश्रा जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से राज्यों को अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है, और अभी आपने हमारे जो पैनलिस्ट थे उनकी भी राय यहाँ पर इस मुद्दे पर जान ली, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि एक विवाद जहां है, यहाँ एससी और ओबीसी का है। एससी जो है शेड्यूल कास्ट शब्द है, वहाँ जाति शब्द जुड़ा हुआ है, ये वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जहाँ पे एक जातियों का एक समूह बना करके अदर बैकवर्ड क्लासेज में निश्चित तौर पर जाति विशेष के लोग करीब 57% एक जाति का व्यक्ति पूरा आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो कहीं न कहीं जो अति पिछड़े लोग हैं उन लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये समस्या इस बात की है कि इसका लाभ अति पिछड़ों को होगा कि ये बीजेपी लाभ लेना चाहती है। ये दो मुद्दे बहुत बड़े हैं। वास्तव में बीजेपी अपने लाभ के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा में भी इसके पहले बैकवर्ड में भी अति बैकवर्ड को बांटने का हुआ, जिसमें
कोर्ट से स्टेज मिल गया, तो ये इस समय इसलिए हो गया है कि तब तक खेला पूरा हो जाएगा 2022 का, और उसके बाद इनको करना कुछ नहीं है। अगर इनको करना ही होता जातीय आधार पर, जिस तरह से जनगणना भाई जनगणना ही नहीं है या कोई चीजें है ही नहीं है, आपका डाटा नहीं है, सही बात है, तो आप डिवाइड कैसे करोगे, दोगे कैसे? लेकिन क्या है कि इनको बांटो और राज करो। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इनको ओबीसी या अदर बैकवर्ड से, बीसी और ओबीसी और अति बैकवर्ड में, तीनों में इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल बस चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट का फायदा। लेकिन आप इस चीज को समझिए ना कि जब आदमी परेशान कब होता है, ये सब हथकंडे कब अपनाता है, जब वो कमजोर दिखता है। मौजूदा समय में देखिए कहीं न कहीं बीजेपी अपने को हिलती दिख रही है, अन्यथा ये सब 3-5 करने की अभी क्या जरूरत आ गई? अभी कह रहे हैं कि हमेशा चुनाव होता है। अरे हमेशा चुनाव होता तो हमेशा के पहले कर लिए होते। कोई किसी ने मना किया था क्या? क्या इसके पहले अगर 6 महीने पहले, 1 साल पहले 2017 से लेके आज तक कभी कर लिया गया होता तो कोई वो होता? लेकिन नहीं, जब भी ये करेंगे तब समस्या आएगी, और निश्चित तौर पर इस हथकंडे में 100% बीजेपी अपना नुकसान उठाएगी। जनता जानती है कि ये चुनाव के समय जितनी फुलझड़ियां छोड़ी जाती हैं, आप सोचो अभी प्रधानमंत्री के नाम पर अभी अन्न बांटा गया, वो 100 रुपए का अन्न और 100 रुपए से ज्यादा थैली और उससे ज्यादा उसके प्रचार प्रसार पे खर्चा। तो ये आप ये कह दो कि ये जनता के हित का काम है, ये सब बकवास की चीजें हैं। अभी इसका जो 2022 आ रहा है, इसका नुकसान केवल और केवल बीजेपी पाएगी। और जो अदर ठीक है मिश्रा जी, जवाब लेंगे हम साक्षी जी से। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से तमाम बातें आपने यहाँ पर सुन ली, आपकी क्या राय है? जल्दी देखें सबसे पहले साहिल जी, मैं डॉक्टर सुनील की बात से एकदम सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा ना कि जैसे चुनावी वर्ष आते हैं, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 21 हो, और ये भाजपा जो है जुमला फेंक देती है। इनके पास 4.5 साल में कुछ बताने को है नहीं। रही बात ओबीसी आरक्षण की, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में इस बात पे मांग उठाई, 2 मांगे उन्होंने उठाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज संसद में अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण कराना के पक्षधर हैं। हम जातिगत जो गणना है हम उसको कराना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार 2022 में आती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा होगा राज्य जहां हम जातिगत गणना करा के ओबीसी की हम बताएंगे किसका क्या है। हमारा बहुत सीधा सा फंडा है, जिस समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम समाज को बांटने का काम नहीं करते, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। 1931 की जनगणना के आधार पे आरक्षण देना कहां तक उचित है? इतने साल बीत गए, इन लोगों ने नहीं सोचा। आप ये सोचे, अभी हमारी बहन साक्षी जी कह रही थी कि चुनाव आते रहते हैं और सारी चीजें, तो वो घोषणाएं कब करती? अरे 2017 से ऑल इंडिया नीट का जो एग्जाम हो रहा था मेडिकल का, 11,000 ओबीसी स्टूडेंट्स उसमें आरक्षण का लाभ नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? तब आपकी केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब आप लोग सो रहे थे। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसमें ओबीसी आरक्षण का क्या हुआ? आप मुझे ये बता दें, देश में जितने भी कुलपति हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, क्या 20% से ज्यादा ओबीसी बने हुए हैं कहीं पे? ये सवाल मेरा डायरेक्ट भाजपा से है कि वो बताएं। ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, जुमलों की सरकार है, जुमला फेंकना चाहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। जनता इनके बदलाव में आने वाली नहीं है। जनता बहुत समझदार है, उसे विकास की बात करनी है, उसे डेवलपमेंट की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, बिजली घर की बात करनी है। तो जनता एकदम समझती है, इनके ये जो बरगलाने वाले जो हथकंडे हैं उसमें नहीं आने वाली। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, हम जवाब लेंगे साक्षी जी से। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से सुनील जी अभी हम चर्चा कर रहे थे और जातिगत जनगणना की बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है, तो उसको कैसे आप देखते हैं? और जिस तरीके से अभी लगातार आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि सिर्फ चुनावी जुमलों की सरकार है और चुनाव जब नजदीक आता है तभी इस तरह के हथकंडे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, जब ये डिबेट होती है और जब जनता इनको सुनती होगी, समझती होगी, तो निश्चित तौर से हंसती होगी कि आखिर में जो पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं वो किस तरीके की बचकाने की हरकतें की बातें कर रहे हैं।
आप ये बताइए, अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बैठे थे, उन्हें हमारी सरकार आएगी तो जाति जनगणना कराएगी। जी। अरे भाई, प्रदेश सरकार को कब से अधिकार हो गया जाति जनगणना का? दूसरा, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, चाहे सपा कर रही है या बसपा कर रही है या कांग्रेस कर रही है, सबसे बड़ा चेहरा इस देश का ओबीसी चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। बिल्कुल। और आज भी है समाजवादी पार्टी, जो ओबीसी की राजनीति करके सत्ता के गलियारे तक पहुंची जी। और 10 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया। जब 2004 की बात करें और 2009 की बात करें और इससे पहले भी हम बात करें 2006 से, तो इतना बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव जी का था कि यदि वो केंद्र के सामने आंदोलन करते या दबाव बनाते तो केंद्र सरकार सोचने को मजबूर होती। बिल्कुल। लेकिन 10 साल तक आपने कुछ नहीं कांग्रेस की सरकार से बोला, न कांग्रेस की सरकार के सामने ये धरना दिया कि जाति जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए जी। अभी तक नहीं हुई है, अब होनी चाहिए। या जिस तरीके से राज्यों को जो अधिकार आज देने की बात बीजेपी ने की है जी। क्या कभी इन्होंने इस तरीके की कोई मांग की? क्या ओबीसी के मामले पर या एससी के मामले पर क्या केंद्र सरकार इस बात का निर्णय ले? क्योंकि मैं 4 दशक से देख रहा हूं कि जो भी आंदोलन करता सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दायरे में घूमते रहते हैं। हाँ। यहां से वहां से यहां। और जब निर्णय कोई आता है, ठोस निर्णय आता है, तो उसके बाद फिर सरकार जगती है। हाँ। फिर सरकार देखती है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए, कोई भी सरकार हो। हाँ। मैं सारी सरकारों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और फिर इस तरीके का राजनीतिकरण कैसे हो। क्या निश्चित तौर से जो ओबीसी की या जाति जनगणना की बात हो रही है, क्या ओबीसी की जाति सारे स्टेटों में अलग अलग नहीं है? क्या एससी की जातियां अलग अलग नहीं है क्या? हाँ। यदि ये सरकार ने निर्णय लिया है तो स्वागत योग्य है, लेकिन बहुत देर से लिया गया निर्णय है ये। हाँ। इसकी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती जी। यदि मुझे लगता है ये 20 साल पहले निर्णय लिया होता तो हालात कुछ और होते। ठीक। आगे की सीढ़ी पे हम चढ़ गए होते। यदि ओबीसी की जाति जनगणना हो गई होती तो निश्चित तौर से हम आरक्षण को बढ़ाने की बात करते या कम करने की बात करते। अब आप ये कहिए कि एससी की 17 जातियां जो हैं वो ओबीसी की एससी में आ जाएंगी, एससी की ओबीसी में कर देंगे, इससे फायदा क्या हो जाएगा? क्या क्या फायदा होने वाला है? कहीं ना कहीं आप एक समुदाय का कहीं ना कहीं जो सुविधाएं संविधान के दायरे से मिलने वाली हैं उनको कट और पीट कर रहे हो, इधर की उधर, उधर की इधर कर रहे हो। लेकिन निश्चित तौर से जो इलाज होना चाहिए वो इलाज आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। और इतने साल से आप सत्ता में रहे, कांग्रेस रही, 2011 में जातीय जनगणना की जो बात कही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया, तो 2011 से 2014 तक सारे आंकड़े कांग्रेस की सरकार के रहते हुए चाहे उनका कंप्यूटर में फीडिंग की बात बीजेपी सरकार में हुई हो या अन्य बातें बीजेपी की सरकार में रही हो, लेकिन जो संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया होगा वो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार का रहा होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई या 2021 हो गई, तो कांग्रेस, सपा, बसपा, अन्य राजनीतिक दल क्यों सो रहे थे कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वो आंकड़े देश के सामने रखे जाएं जो निश्चित तौर से निकल के आए हैं। हाँ। आज 2022 का चुनाव है, यूपी के, उत्तराखंड के या अन्य 5 राज्यों के नेता चिल्ला रहे हैं दूसरी राजनीतिक दलों के जी, 2024 की जिक्र हो रहा है। लेकिन आप बताइए 2014 से 2021 आज 7 साल हो गई और 7 साल में आप लोग सोते रहे, आपने इस बात का जिक्र नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी के कोटे को लेकर के निर्णय लिया तब आप राजनीतिक दल के नेता हाय तौबा कर रहे हैं। बिल्कुल। और बीजेपी की केंद्र की सरकार बीजेपी की सरकार ने जब हलचल किया और आज 127वां संशोधन किया है, तब राजनीतिक दल हंगामा कर रहे हैं। और जब स्थिति बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई, उनको कोई सुनने वाला नहीं था, तब आप लोग कहां थे? ठीक है। तो यदि वास्तव में उन लोगों की आपको इतनी ही ईमानदारी से फिक्र थी या फिक्र होनी भी चाहिए, तो मुझे लगता है समय नहीं देखा जाता है, चुनाव का समय हो या चुनाव का समय नहीं हो, या तत्कालिक निर्णय लिए जाते तो हो सकता है कि आज कुछ और स्थिति इन वर्गों की होती। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक अपनी बात रखिए, उसके बाद अनूप जी का रुख करेंगे जल्दी। सबसे पहले मैं सुनील जी को एक चीज में करेक्ट करना चाहता हूं। वो कह रहे थे ना कि हमारे समर्थक सुन के हंस रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। सुनील जी पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर आदमी है। मैं इलाज करता हूं, इलाज करना बहुत अच्छे से जानता हूं। आपने जो बात कही, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। ध्यान से सुना करिए जो मैं बोलता हूं। मैंने बोला था कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज संसद में इस चीज की मांग रखी है, उनका स्टेटमेंट है। ये डॉक्टर अभिषेक राय की कोटिंग नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसद की वो है, पार्लियामेंट्री उसमें नोट है।
पहली बात तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। क्या है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने क्या बोला? नहीं, उन्होंने क्या बोला है संसद में राय साहब? आपने सुना है? नहीं, मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूँ। आपने सुना है? नहीं, हो सकता है मुझे ज्ञान ना हो, तो मुझे दोबारा कोट कर दीजिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा है। मैं आपको यही बता रहा हूं सुनील जी, उन्होंने ये कहा कि 22 में अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातिगत जनगणना कराने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। पूरी बात सुना करें, प्रयास करेंगे। उन्होंने ये नहीं करा। आप कह रहे हैं अधिकार किसने दे दिया? आपने नहीं राय साहब, आपने ये कहा नहीं, गलत कह रहे हैं आप। अभिषेक, आपने ये कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हमारी सरकार आती है तो। जी नहीं, अभिषेक जी सुनिए, और मिश्रा जी भी बैठे हुए हैं, साक्षी जी भी बैठी हुई हैं। ठीक है, ये आरोप मत लगाइए आप। अभिषेक जी नहीं, आप ऐसे अपनी बात इसका नहीं। निर्णय मिश्रा जी बताएंगे, मिश्रा जी करेंगे कि आपने क्या कहा। मिश्रा जी, डीएस मिश्रा जी। अभिषेक जी आपने ये कहा था कि 2022 में आपकी सरकार आएगी तो आप कराएंगे, बिल्कुल जातीय जनगणना कराएंगे, ये शब्द आपने यूज किया था जी। उसी पर कौशिक जी ने यहाँ पर सवाल हो सकता है आवाज आप ये कह दीजिए जवान स्लिप कर गई, कोई बात नहीं। वही बात कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार आएगी तो सब प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं है ना राय साहब? प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं है ना जाति जनगणना का। मैंने तो ये कहा। देखिए सरकार आएगी हम प्रयास करेंगे, एक शब्द है, और सरकार आएगी हम जनगणना कराएंगे, बिल्कुल काफी अंतर है। बिल्कुल ठीक है। नहीं। अनूप जी कराएंगे, आप ये कहिए। ठीक है मिश्रा जी, आप ये कहिए कराएंगे। शब्दों से खेलना आप लोग अच्छे से जानते हो ना। अनूप जी बिल्कुल प्रयास करेंगे उसको कराने का। है उनको अपनी बात में कायम रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या दिक्कत है भाई? वो अगर देखिए जातियों को अगर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल करने के लिए राज्यों को अधिकार दिया जाता है तो आगे भी अधिकार मिलेंगे। लेट वेट एंड वॉच। बस साहिल जी एक बात जो कहना चाहता था जी कि मैं डिजिटल मीडिया का प्रभारी हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, उसके साथ साथ ओबीसी महासभा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जो ओबीसी के वर्गों और अधिकार के लिए जो है लगातार आंदोलन करती रहती है जी। ऐसा है कि जो कौशिक जी का जो सवाल था वो सवाल बहुत मौजूद है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐन मौके में राजनीतिक दल जब चुनावी परिदृश्य आता है तो उस पे से इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं और बाद में अपना अपना बिल्ला छापा जाता है। लेकिन उसके पीछे जो सामाजिक संगठनों का संघर्ष होता है वो लगातार संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष का परिणति होता है। बीजेपी प्रवक्ता जो कह रही है कि 1931 में हुआ, आजादी के बाद नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल का संघर्ष हुआ। ठीक है, अब अगर स्टेटस को पोजीशन में भारतीय संविधान रहता, सब कुछ ठीक रहता तो संवैधानिक संशोधन अगर हुए हैं तो उसकी कुछ तो वजह रही है। तो वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि समाज का जो दायरा है, सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक न्याय की चीजें बदलती रही हैं। ठीक, तो उसके लिए जो है ये जो बदलाव हुआ, ये बदलाव किया गया है। जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो कौशिक साहब कह रहे थे, सेंसस की बात कर रहे थे कि भाई सेंसस की बात अभी क्यों हो रही है विभिन्न दलों के द्वारा। विभिन्न दलों के द्वारा तो जो हो रही है उसके पीछे जो सामाजिक संगठन है, सैकड़ों सामाजिक संगठन ओबीसी समुदाय के, जो ये दबाव दे रहे हैं। नीट के आरक्षण में क्या हुआ? नीट के आरक्षण में जो सबसे बड़ा आंदोलन जारी किया वो जो है वो जो नीट के अभ्यर्थी थे, जो प्रभावित अभ्यर्थी थे, उन लोगों ने आंदोलन जारी किया। नहीं तो अनूप जी, ये संगठनों की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अभी तक कहाँ थे? यही तो कहना चाह रहे हैं कौशिक जी, यही तो वो पूछ रहे हैं। वो हैं मेन उसमें पटल में नहीं आते। कौशिक जी को मैं बताना चाहता हूं, नीट में ओबीसी के आरक्षण के लिए सबसे पहला पत्र जो है प्रधानमंत्री जी को किसने लिखा था? सोनिया गांधी जी ने लिखा था। सोनिया गांधी जी ने 1 साल पहले नीट में आरक्षण के लिए जो है पत्र लिखा था। तो कांग्रेस लगातार जो सामाजिक न्याय की बात है, उस सामाजिक न्याय की बात को लगातार कांग्रेस कर रही। क्या सोनिया भाई साहब जी सोनिया जी को केवल नीट ही दिखा है?
नीट अरे के अलावा क्यों अन्य नहीं किसी का परीक्षाएं नहीं है आपको- कि आपको नीट में पता ही ही उन्होंने नहीं लिख है। दिया कि नीट में ही आरक्षण होना नहीं, चाहिए। भाई नीट का एक फोकस में आया। अब तो बहुत सारी चीजें हैं। जो आपका सवाल है कि कई सारी सैकड़ों जातियां हैं, उनको कैसे कैसे करेंगे। अरे कानून बनता है, कानून के बाद स्टडी होती है, स्टडी के बाद फिर उसे समायोजन किया जाता है। हमारे देश में विविधता में एकता, एकता में विविधता क्यों है। कोई भी कानून बनता है, उसके बाद स्टडी जो शुरू होती है। मैं तो इसी पहलू में बार बार ये बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास और लोअर बैकवर्ड, अति पिछड़ा, ये तीनों का जो उलझापन है, यही आरक्षण के इस चीज को जगमगा दे रहा है। इसीलिए वो जातियां जो अति पिछड़ी हैं, वो अति पिछड़ी रह जा रही हैं, और जो पिछड़ी नाम पर हैं, वो विशेष रूप से लाभ उसका पा जा रही है। तो दूसरे के हक पर कहीं न कहीं, महाराज मेरी बात सुनो, दूसरे के हक पर कहीं न कहीं नहीं। कुछ अत्याचार हो रहा है। मेरी बात सुनिए कौशिक जी, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं बोल रहा। हाँ, आप मिश्रा जी का सवाल है। मिश्रा जी का सवाल है। नहीं, ठीक है, जिनका सवाल है। हाँ। ये जो कह रहे हैं कि बार बार जो है कुछ लोगों का हक मारा जा रहा है, ये सवाल किसका है? ये सवाल जातियों का कि ये सवाल सरकार का है? सरकार डाटा देती नहीं है, ठीक है, सरकार डाटा नहीं देती और बाद में ये कहती है कि हम इनको इसमें शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। भाई आप ये बताइए, जस्टिस रोहिणी कमेटी इन्होंने बनाया, 4 साल हो गए, लगातार उसका एक्सटेंशन किया, उसमें बोला गया कि अति पिछड़ा के जितनी भी जातियां उनको न्याय नहीं मिल रहा। अब भाई साहब, जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या मांग कर रहा है सरकार से? डाटा लाओ। डाटा नहीं है इनके पास। 7 साल हो गए, कास्ट सेंसस की लगातार पिछले 20 साल से मांग हो रही है। तो भाई साहब, ये सरकार को आप पकड़िए ना कि सरकार की वजह से ये डाटा नहीं आ रहे। आज जस्टिस रोहिणी कमेटी, सुन लीजिए अनूप जी, सवाल है कि ओबीसी, अनूप जी सुन लीजिए, अनूप जी सुनिए तो सही। जो बातें मिश्रा जी ने कही, मैं इसलिए उनकी बात से सहमत हूँ कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात आ रही है, उसमें आंकड़े का इकट्ठा करने का मतलब ही नहीं है। जब किसी की नियुक्ति होती है तो जातिगत के आधार पर होती है, तो जब सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो आ जाते हैं ना कि ओबीसी कोटे में किस किस जाति के अभ्यर्थियों की नौकरी लगी, ये डाटा आ गया। गलत बात है। 1931 की जनगणना के हिसाब से होगा। देश 2021 चल रहा है? उसको 27% आरक्षण देते हो। इस देश में 52% आबादी है। फिर आप उसको लगेंगे, ये अलग, उसको 10% आरक्षण मिल चुका है। आप चाहते हो कि लोगों ने बात की, अरे सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना उनका। अगर नहीं, क्या अनूप जी उतनी भागीदारी। जो सामाजिक न्याय समिति की जो बात हुई है, उसमें यही निकल के आया है कि एससी और ओबीसी में जो आरक्षण दिया जाता है, उनमें से कुछ ही जातियों को लाभ मिल रहा है। सारी जातियों को उनकी जातिगत के आधार पर जितनी उनकी सहभागिता है, उसके आधार पर उनको आरक्षण में व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो ये दूर कैसे होगी? आप आरक्षण की बात तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण में भी जो आरक्षण जो रहा जा रहा है, जी अनूप जी कैसे लाएंगे आप? जवाब दीजिए। मैं इनके सामने देखिए जी, मिश्रा जी आ रहा हूँ आपके पास, अनूप जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। कि केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमेटी गठित की है, जो इसमें इस पैनल में महानुभाव बैठे हैं। जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में इनको पता होगा। उनका उस कमीशन का क्या काम है? कमीशन का ये काम है कि देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं, उसका नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक? उसके जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी बनाया गया। अब 4 साल हो गए साहब, 8 बार से ज्यादा एक्सटेंशन मिल गया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए। कमेटी के सदस्य और चेयरमैन ये डिमांड कर रही है सरकार से कि भाई आंकड़े दो। जो अति पिछड़ा जिसका कहते हो कि हक खा रहा है, कुछ जातियां हक खा रही है, कुछ जातियां अनुसूचित जातियों के अंदर हक खा रही है, तो भाई डाटा कमेटी बनाई जाती है, आप सुन लीजिए ना, कोई कमेटी जब बनाई जाती है, ये वर्तमान में जो केवल उसको अधिकार रिपोर्ट देने का होता है। ये सरकार से मांग करने का उस कमेटी को नहीं होता है कि वो लागू होगी रिपोर्ट, नहीं लागू रिपोर्ट होगी। बिल्कुल, डाटा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिस कमेटी की आप बात कर रहे हैं, जरा दर्शकों को ये बता दो, किसकी सरकार रहते हुए वो कमेटी बनी और किस सरकार ने कितनी बार उसका समय बढ़ाया, ये भी आप बता दीजिए।
नहीं, मैं बता रहा हूँ जस्टिस रोहिणी कमेटी कब बनी? एनडीए सरकार में बनी है, आपको नहीं मालूम है? तो उसके बाद आपकी सरकार आई, कहाँ आई? क्यों? आपको बिल्कुल नहीं पता है। 4 साल पहले मालूम, 4 साल पहले। अरे बनी 4 है। साल और 4 साल पहले, पहले अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए मानवा, जो जिसकी कमेटी की आप बात कर रहे हैं, जो 4 साल पहले बनाई, उसका बार बार समय बढ़ रहा है। पहले 1 साल का समय दिया, फिर 1 साल का समय दिया। दूसरी बात, जो रिपोर्ट आई उसमें आप संसद घेरिए ना, उस आधार पे आप आंदोलन करिए। एबीसीडी के बारे में पता ही नहीं है। अरे सुनिए, उस कमेटी के रिपोर्ट आई है, उस पे आप संसद को नहीं, घेरिए, रिपोर्ट सरकार को उसको घेरिए आप। मतलब हवाबाजी नहीं चलेगी। मेरा पूरा स्टडी है इसमें, मेरी पूरी स्टडी है। मैं वही कह रहा हूँ पटेल साहब, मैं वही कह रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुनिए, ये सब सरकारें कमेटियों के माध्यम से, आपने भी किसानों के ऊपर एक कमेटी बनाई थी, आपने भी मुसलमानों के ऊपर एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का क्या हुआ? ये कमेटियों का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, क्या वो कमेटी आएगी, समय बढ़ता रहेगा, 10 साल तक कमेटियों का चक्कर चलता रहेगा। मुझे ये बता दीजिए, जो ओबीसी एससी की बात आ रही है, आंकड़े रिजल्ट आते ही आंकड़े आ जाते हैं। और ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे से क्या 97% क्या यादवों को नौकरियां नहीं मिली? क्या मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और उसी आधार पर सामाजिक न्याय समिति की बात हुई, सामाजिक न्याय समिति उसी आधार पर बनी। तो ये आंकड़ा छोड़िए, कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी का के बारे में एक भी जानकारी नहीं है। समय बढ़ता करके आइए, सारे लोग बताइएगा। जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए कि मैं अपनी गलती मानूं। संकलन करके वो देगी, ये सब जानते हैं। लेकिन फौरी तौर से जो देश को दवा मिलनी चाहिए, उसकी बात कोई नहीं करेगा। केवल आंकड़ों में आप लोग उलझ जाते रहेंगे। बरगलाना बंद करिए, नहीं आइए। चलिए ठीक है अनूप जी। सुनील जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि बात बार बार जाति जनगणना पर आकर टिक जा रही है, जिस तरीके से सुनील जी हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि जातिगत जो जनगणना है वो यहाँ पर होनी चाहिए। क्या जातिगत जनगणना अगर होती है तो उससे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सुचारू रूप से चल पाएंगी? बिल्कुल, देश हाँ। की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। हाँ, किस जाति का क्या आधार है, उसके आधार पर संवैधानिक रूप से उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। हाँ। और ये बीजेपी अब कुछ भी कहे, मैं 31 अगस्त 2018 की बात बता रहा हूं, जब तत्काल गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी मीटिंग हुई कि 2021 में कौन कौन से बिंदु होंगे जिन पर जनगणना होगी, और उसको उन्होंने स्वीकार किया कि जातिगत आधार पर जनगणना होगी। और ये मीडिया के सामने भी कहा। और उस कमेटी की मीटिंग्स का आप रखेंगे तो उसमें दर्ज है इस बात को लेकर। अब बीजेपी कुछ भी कहे, ये बात अलग है, लेकिन निश्चित तौर से सारी जातियों को न्याय मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एससी की होती है, एसटी की होती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं होनी चाहिए? ओबीसी की बिल्कुल होनी चाहिए। तो साक्षी जी से जवाब ले लीजिए। 50% से ऊपर जिस देश में जिस जाति ओबीसी का समुदाय का सहभागिता है, उसकी आप जनगणना क्यों नहीं करेंगे? साक्षी जी, निश्चित तौर से होनी चाहिए उसकी जनगणना। देखिए, हमारे जो केंद्र मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है कि 2021 की जनगणना में हम जातिगत जनगणना को शामिल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला इसकी आवश्यकता है या नहीं है। मैं दूसरी बात ये बोलना चाह रही हूँ, जिस आधार पे विपक्ष या हमारे सहयोग में, बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ, जिस आधार के लिए जो वो मांग रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं, उस आधार के लिए जरूरत नहीं है। अगर नीति और योजनाएं बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, मैं वो चीज बार बार बोल रही हूँ आपके पास। अनूप जी, मैं इनसे जो साक्षी जी मुझे अनूप जी की आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबकी आ रही है। अनूप जी की आवाज बहुत बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही है। इनको अपने जो लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, इनसे संवाद करना चाहिए। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। नहीं, आप मुझे बताइए, 70 साल से जरूरत थी क्या योजनाएं बनाने के लिए? राजनाथ जी ने ये मीडिया के सामने कहा था, ठीक है। गृह मंत्री का ये बयान है। अगर गृह मंत्री के बयान से इत्तेफाक इस समय बीजेपी नहीं रख रही है
या जो है वर्तमान में जो है गृह राज्य मंत्री नहीं इत्तेफाक रख रहे हैं, या देश का तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री ओबीसी की जनगणना नहीं करवा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप कंफ्यूजन क्रिएट ये बताइए, आप लोगों ने योजनाएं कैसे बनाई पिछले 70 साल में? दूसरा कैसे योजनाएं बनाई? जब आपके पास जातिगत जनगणना नहीं थी तो आपने किस प्रकार से योजना बनाई? ठीक नहीं होती है। और लास्ट में साहिल जी मैं एक बात कहूंगा। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, कि ये जो है देखिए बिहार में एक सरकार है, एनडीए की सरकार है, ठीक? हाँ। उसके अंदर जदयू है, उसके अंदर जो है बीजेपी मैं बोल रही हूँ बात। अगर बिहार विधानसभा से हमारे सहयोगी दल भी बात कर रहे हैं जाति जनगणना का, ठीक है, तो ये खुल के कहें। ये तो इनको पता होता नहीं है साक्षी जी को, ये जो जैसे कह रही है कि हम जाति जनगणना से टुकड़े हो जाएंगे। इनसे मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कह रही हैं कि जाति जनगणना हो, राहुल गांधी जी से बोलिए, सांसद लीजिए, वहां से उन्हें मिलेगा। भाजपा का बयान है, साहित्य से पूछिए। आप सांसद में उस राहुल गांधी जी को बोलिए, वहां पूछे, ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार के बताएंगे। अगर आपका ये बयान है कि जाति जनगणना से देश के टुकड़े हुए, तो हम इस बात बयान को मान लेते हैं कि बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। ये स्पष्ट है। हम किसी भी योजना को बनाने के लिए जातिगत आंकड़ों की मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शांत हो जाइए अब, ठीक है? साक्षी जी, अनूप जी, मिश्रा जी अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं, दूसरे जाति आरक्षण लागू कर रही हैं। दूसरी हमारी सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ये मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज की 17 जातियां एससी में ट्रांसफर होने की वो है, तो उसमें जो एससी का देखिए लाभ क्या है। लाभ सबसे बड़ा यह है कि जो हमारी आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, देखिए यहाँ दोनों तरफ बराबर का, ये जो राजनीतिक लाभ है वो सबसे बड़ा है कि जो हमारी आरक्षित सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने हैं, एक तो वो ये 17 जातियों को ये लाभ होगा, लेकिन जो नौकरियों का आरक्षण है उसमें समस्या यह है कि जो इधर से खाली हो रहा है तो वो एससी के कोटे में जा रहा है, तो जो एससी और एसटी का वर्ग है वो उसमें नुकसान उठा रहा है। इसमें भी इसीलिए भाजपा के जो मंत्री थे राजभर जी और दो लोग जो है वो पार्टी छोड़ दिए थे। इसमें मुद्दा यह है कि आप उधर अगर जा रहे हो तो इधर उनके कोटे से वहां बढ़ाओ, या तो बढ़ा रहे हो, और नहीं बढ़ा रहे हो तो एससी एसटी का हक मार रहे हो आप। तो मुद्दा यहाँ दो है, एक तो जैसे कोई नौकरी में फॉर्म भरेंगे एससी एसटी का कोई पैसा नहीं लगेगा, दूसरा यह है कि जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उन पर उनको जो है प्रतिनिधित्व मिलेगा राजनीतिक। बाकी जो सामाजिक प्रतिनिधित्व वो तो वैसे ही नहीं उनको दे रहे हैं। ये मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी में रखने के नाते वो बेचारे वैसे ही जो है बेचारे बने हुए हैं, उनको सामाजिक पिछड़ापन जो है वो दूर नहीं हो रहा है, आर्थिक पिछड़ापन बन नहीं पा रहा है, और जो एजुकेशन है उनकी वो निश्चित तौर पर चाहे मल्लाह हो, काची हो, कहा मतलब जो इस तरह की जातियां हैं उनमें बहुत सच में वो वास्तव में बहुत पिछड़ी हैं। और उनको ओबीसी में रह करके उनका हक जब तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक उनका पूरा पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है साक्षी जी, जल्दी से जवाब। के साथ में देखिए, जो ये नया कदम उठाया है सरकार ने, एक बहुत सकारात्मक कदम है, उसकी सबको सराहना करनी चाहिए। इससे हरियाणा के जाट में मतलब जो हरियाणा में जाट आंदोलन लगातार होते आए हैं, या राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होते आए हैं, गुजरात में पटेल आंदोलन करते आए हैं, या अभी महाराष्ट्र की वजह से जो ये लाइमलाइट में आया था केस, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है महाराष्ट्र सरकार के लिए, उसके उस सब जो भी परेशानियां आ रही थी सबको सुलझाने के लिए बहुत सकारात्मक कदम है, और सब पर इसका स्वागत करना चाहिए। जी अनूप जी, जल्दी से, समय कम है। हार्दिक पटेल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो इस समय गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पटेल आंदोलन, पाटीदार आरक्षण अनामत आंदोलन चलाया था, और उसका असर पड़ा कि वहां पे पटेलों को आरक्षण मिला। हार्दिक भाई को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, अनुच्छेद 340 भारतीय संविधान के अंतर्गत
पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना अगर होती है तो उसके बाद साधन संसाधन मंत्रालयों में, नौकरियों में, हर जगह इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होगा। देश का बहुत बड़ा आबादी का वर्ग है, वो भी राष्ट्र से प्रेम करता है। अगर इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों की यहाँ पे गणना हो सकती है, अनुसूचित जनजाति की गणना हो सकती है, तो ओबीसी वर्ग के लोगों की गणना होनी चाहिए। अगर इसको प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार रोकती है जाति जनगणना को, तो ये देश और जो है यहाँ की जनता इनको जवाब देगी कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और लास्ट में एक बात और कि ओबीसी की यहां तक जो बात आई है, मांग आई है, उसमें से ओबीसी महासभा का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही सभी दलों से जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, मैं इनसे अपील करता हूं कि फिर से एक यूनिटी बने। जिस तरीके से नीट पे ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी, उसी तरीके से जाति जनगणना में फिर से एक यूनिटी बने। डॉक्टर अभिषेक, नया फाइनल कमेंट्स आपके। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम ओबीसी आरक्षण के पक्षधर हमेशा रहे हैं। जिस समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम उस चीज को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जातिगत जो भी जनगणना हो वो सरकार उसको कराने का प्रयास करे, हम उसकी मांग रखते हैं। रही बात, हम चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम जातिगत पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी है, सर समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम रोजगार पे चुनाव लड़ेंगे, हम समाजवाद पे चुनाव लड़ेंगे, विकास पे, और बिजली घर कितने बने, कितने रोजगार मिले, क्या हुआ, इस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी मिश्रा जी क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट्स, समय बहुत कम है, जल्दी। देखिए, फाइनल कमेंट यह है कि एससी शब्द जो है शेड्यूल कास्ट शब्द है। ओबीसी कास्ट नहीं, वो सी का मतलब कास्ट नहीं है, कम्युनिटी वर्ग है। दोनों में पहले अंतर थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। उसको बैकवर्ड जातियां शब्द होगा, तब गणना होगी। कास्ट कम्युनिटी कहां, वर्ग की कैसे गणना होगी? पहले पिछड़ी जातियां शब्द आएगा, पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण होगा, उनकी गणना होगी। तो गणना में कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसका है उसका अंश उसको मिलेगा, इसमें बुराई भी कोई नहीं है और होना भी चाहिए। हम कह रहे हैं जो जाति 1% है अगर, तो उसको 1% है, दो उसके बंटवारे में। लेकिन कहीं न कहीं इन चीजों का उन वर्ग से जो वंचित रह गए हैं, आजादी के आज इतने वर्ष बीत गए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा अपना मानना है। ठीक है। सुनील कौशिक जी, मुस्कुरा रहे हैं आप क्योंकि हाँ, जिस तरीके से हाँ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी के सांसद कोई प्रस्ताव लेके आए संसद में इस समय जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्लियर वोटिंग हो जाएगी, पूरा देश देखेगा, बिल्कुल सारी चीजें लाइव चल रही होंगी, तो निश्चित तौर से बीजेपी क्या चाहती है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से मैं आज कह दूं इस चैनल पे कि जाति जनगणना होगी, बीजेपी को मानना पड़ेगा और केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराएगी, ये आप लिख के रखिए। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो राज्यों को यहाँ पर अधिकार दिया जा रहा है कि ओबीसी सूची में वो जातियों को शामिल कर सकती हैं और उससे राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब 2022 में क्या पिछड़े ही पतवार साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.